अगदीच गावठी जर असेल तर दिसताक्षणी म्हणजे गावठी गाई माझाचं लक्षण फार कमी दाखवतात, म्हशी माझाचं लक्षण फार कमी दाखवतात. ज्यावेळेस एक गावरान गाय किंवा गावरान म्हैस असेल तर दिसताक्षणी ज्यावेळेस आपली गाय किंवा म्हैस माझ्यावर दिसेल त्यावेळेस डॉक्टर साहेबांना फोन करून कृतज्ञता करून आपल्या म्हणजे भारतातील पशुधन मध्ये जे जनावरांमध्ये गाय असेल किंवा म्हैस असेल याच्यामध्ये भाकडपणा आणि वंदत्व हे जास्त असतं आणि याच्यामध्ये पशुपालकाची म्हणजे सांभाळणाऱ्याची निरक्षरता असं म्हणता येईल त्याच्या बाबतीत काही बाबतीत. तर त्या बाबतीत समजा म्हैस असेल, म्हैस किती महिन्या वेल्यापासून किती महिन्याला परत डबल दुसरं वेळ येऊ शकतं हे महत्वाचा विषय. आणि एक एक असं म्हणजे अज्ञान माणसं म्हणजे सांभाळणार असं आहे की अंधश्रद्धा किंवा जसं आता तुम्ही सांगितलं की जर डबल गाय किंवा म्हैस माझ्यावर लावल्यानंतर तिथं दूध कमी होतं. याच्यामुळे ह्या बाबतीमध्ये थोडी जागरूकता व्हायला पाहिजे. आणि कारण भारतातील पशुधन खूप काटक आहे आणि ते काय झालं महागल्या डबल क्रांतीसाठी काय झालं की आपल्या इकडं संक्रतीकरण ज्या झालं त्यामध्ये आपल्या भारतातील पशुधन म्हणजे कुठेतरी लोप पावत आहे अशा पद्धत झाला आणि त्याच्याकडे कमी लक्ष दिलं गेलं. पण भारतातील पशुधन शेतीसाठी अतिशय कणकर बैल म्हणून पुढे येतात. त्यासाठी काहीतरी व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. आपलं काय म्हणतं? फार सुंदर प्रश्न आहे तुमचा. फार सुंदर प्रश्न आहे. तुम्ही सांगितलं हे खरं आहे. बघा तुमच्या आजूबाजूला तुम्ही नजर फिरवली का या ट्रेनिंग हॉलमध्ये? सगळ्या देशी गोवंश आपण इथं फोटो लावलेले. सगळ्यात सुंदर आहे आपल्याकडे साहिवाल. आज ज्यावेळेस तुम्ही जसं सांगितलं भारताची दुधाची गरज भागवायची होती, प्रथिनाची गरज भागवायची होती, म्हणून आपण धवल क्रांती केली होती. धवल क्रांती 1, 2, 3 आणि 4थ्या फेज पर्यंत होतो आपण. पण आज रोजी असं शासनाच्याही लक्षात येत आहे की संकरीकरण वाढत चाललंय. संकरित पशुधनाकडून जी काही दूध उत्पादन पाहिजे, जे काही ठराविक पशुपालक आहेत, जे उद्योजक झालेत या दूध व्यवसायापासून, ते 22, 25, 30 लिटर पर्यंत दुधाचं उत्पादन घेत आहेत. पण जे काही तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे शेतकरी फक्त ती संकरित जनावर सांभाळतायत तर त्या संकरित जनावरांचं दूध उत्पादनाचं अर्थकारण जर केलं तर 6 लिटर पर्यंत आपण फक्त याच्या आणि जर्सीचं दूध घेतो. 6 लिटर. मग ती संकरित पाळायची कशा? ठीक आहे. मग आज रोजी आपण ब्रीडिंग पॉलिसी बदललेली आहे. शासनाने जनावरांची जी काही ब्रीडिंग आहेत याच्या ज्या पॉलिसी ठरलेल्या होत्या आधीच दूध वाढवण्यासाठीच्या, तर गावरान गाईला आपल्याकडं जिथं वाळलेला चारा आहे तिथं आपण जर्शीचा स्ट्रॉ लावायचो. जिथं हिरवा चारा मुबलक पाणी उपलब्ध आहे तिथं एचएफ लावायचो आणि संकरीकरण वाढवलं होतं, कारण भारताला दुधाची आवश्यकता होती. पण आज रोजी आपण स्वयंपूर्ण आहोत. दूध आपण एक्सपोर्ट करत आहोत. मग भारतानं पॉलिसी बदलली आणि आज रोजी जी काही आपले देशी गोवंश आहे, जे लाल दिसतोय, शिंग आहेत, शेपूट गोंडा काळा आहे आणि त्याचं आपल्याला 50% ओळख येत असेल की नाही, हे आपल्याकडचं लाल कंदारीची गाय कुठंतरी दिसती तर त्या गायीला आपल्याला संकरीकरण न करता लाल कंदारीच कृत्रिम रेतन करायचं आहे. जर त्या पशुपालकाला असं वाटत असेल की नाही मला थोडस दूध उत्पादनाची गाय घ्यायची आहे, तर त्या गायीला आपल्याला साहिवाल असेल किंवा गिरचं हे सुद्धा डोस आज रोजी प्रत्येक दवाखान्यात उपलब्ध आहे. जर वळूसाठी शेतात काम करण्यासाठी जर आपल्याला वळू पाहिजे असेल आणि आपली गावरान गाय कुठेतरी पांढरी दिसती, शिंग येतं, तर तिला खिलारचा डोस लावायला दवाखान्यात उपलब्ध आहे.
म्हणून असं नाही की महाराष्ट्र शासन असेल किंवा भारत सरकार असेल, ज्यावेळेस आपली गरज होती, आपल्याकडे लोकसंख्या वाढत होती, प्रथिनांची गरज होती आपल्याला शरीराला, त्यावेळेस आपण धवल क्रांती वापरली, तिचा उपयोग करून आपण संकरीकरण वाढवलं, दूध उत्पादन घेतलं. पण आज रोजी आपल्याकडं साहिवाल असेल, गीर असेल, खिलार असेल, लाल कंदारी असेल, या सर्वांचे सुंदर प्युअर जातीचे स्ट्रॉ कृत्रिम रेतनासाठी प्रत्येक दवाखान्यात उपलब्ध आहे. जे आपण त्याचा सुद्धा लाभ घेऊ शकतो. अजून काही शंका? सर ते जाफराबादी म्हैस किंवा मोरा म्हैस म्हणजे जास्त किंमत सर म्हैस कोणती दूध देणारी ठरेल? जाफराबादी म्हशीचं फॅट जास्त असतं, मोराचं दूध जास्त असतं. सांभाळण्यावर आहे. जाफराबादी म्हैस सांभाळायची म्हणजे एक मोठा हत्ती सांभाळण्यासारखा चारा लागतो. जर चारा आपल्याकडे जास्त प्रमाणात उपलब्ध असेल तर आपण जाफराबादी सांभाळू शकतो. आता जे मी सांगितलं तुम्हाला खनिज मिश्रण, ठीक आहे, आपण एक छोटासा व्हिडिओ बघू 15 मिनिटाचा. चहा सांगायचा का? त्यामुळे आपण काय करणार आहे, आणखी एक लेक्चर घेऊया. कालच्या पद्धतीनंच पावसाच्या अगोदर तुम्हाला मी काय केलं, दुपारचा ब्रेक केल्यास काय होईल, आपलं 5-6 वाजले, त्याला आपण एक नवीन प्रयोग केला. चहा वापर आपण कंटिन्यू केला. आता 3 लेक्चर झाले, आणखी एक लेक्चर झाले की आपण काय होईल, आज सेशन संपल. उद्या मात्र विद्यापीठाचा स्टार्ट होणार आपल्याकडे. अख्खा दिवस विद्यापीठ आहे. उद्या मात्र सगळे जण पाहिजे आणि हजरी आपण शेवट उद्या घेणार. म्हणजे काय होतंय आणि आपल्याला जे हजर त्याला प्रमाणपत्र, फक्त जे हजर त्याला प्रमाणपत्र. उद्या मात्र हजरी आणि वगैरे, तेव्हा उद्या सगळे पॉईंट दाखवले. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, मी नियोजन केलं फक्त 500 लोकांचं. माझ्याकडे नोंदणीसाठी 300-500 रुपये दिले. म्हणलं तुम्हाला लोकांसाठी भरभरून टाळ्या. 3000 क्रॉस झाल्या. पूर्ण 4000 महाराष्ट्रामध्ये वितरण होईल आपल्या परळीचं प्रशिक्षण. पुन्हा कुठल्याच तालुक्यात शक्य झालं नाही, परळी तालुक्यात करून दाखवलं आणि आपण ऑनलाईन केले. तुम्हाला व्हिडिओ आहे. जमाने के साथ साथ चलते हैं, बहुत सारी फायदेमंद बातें जानते भी हैं और उसे अपनाते भी हैं, तभी तो लोग ऐसे कमाए होंगे। चलो चलो बात जो भाई साहब, आप इतना कष्ट उठाकर यहाँ पधारे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों नहीं, वरना आपके पास समय कहाँ। इतनी अच्छी खेती बाड़ी, पशुधन भी अच्छा खासा, इसमें से समय निकालना मुश्किल तो है ही। क्यों? अब हमें ही देखो, कब दिन उगा, कब रात ढली,
कुछ पता ही नहीं चलता, और फिर भी वही हैं जहां पे हम थे। खैर, अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए मुखिया जी, मेहनत तो सभी करते हैं, पर अगर हम सोच समझ के साथ करें, नए नए प्रयोगों की जानकारी रखें और उस पर अमल करके देखें, तो आपको लाभ अवश्य होना ही है। पर यदि हम वही पुराने ढंग में फंसे रहेंगे, तो आप जहां हैं वहीं पे रहेंगे। तो रामप्रसाद जी, समय के साथ बदलना होगा। तो अब आप ही हमें कुछ सिखाइए। इस वक्त? अरे मेहमान आज ही तो आए हैं, थके होंगे। भाई साहब, आज आप आराम कर लीजिए। कल सुबह उठकर फिर गांव में घूमकर आप खुद ही जायजा ले लीजिए और फिर हमें कुछ सिखाइए। क्यों? ये ठीक रहेगा। ये भी सही है, आप खुद देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई, उठो उठो। पुराने ख्यालों में, ये उलझा कई सवालों में, पुराने ख्यालों में, ये उलझा कई सवालों में, हम गाँव में लानी खुशहाली, हर खेत में हंसी हरियाली, हम गाँव में फर्क बनाना है, सुख समृद्धि को घर लाना है। ओ भैया, मेरा दिल को बता दो, बता दो, ओ मेरा दिल को बता दो, बता सच्ची बात जो समझाए, समझाए समझाए। फिर भी ये हालत है। और दूध का क्या हाल है? दूध तो ज्यादा नहीं देते। मंडली में जाते हैं तो वहां भी सबकी यही शिकायत है कि हमारे पशु ज्यादा दूध नहीं देते। अच्छा, तो दो ब्यातों के बीच कितना अंतर रहता है? और पहला बछड़ा कब पैदा होता है? उसमें भी अंतर तो रहता ही है। 2-3 साल में एक बच्चा। तो ये समस्या है। एक तो पशु स्वस्थ नहीं लगते, दूसरा बछड़े के जन्म में भी अंतर रहता है, और तीसरा दूध भी कम मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि पैसा कम मिलता है। पैसे कम मिलने की वजह तो जो मैंने यहाँ गांव में देखा उसी में है। पशु स्वस्थ तो समृद्धि अवश्य। अगर पशु स्वस्थ हो तो कमाई भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है मुखिया जी। इतना तो हम भी समझते हैं, तो करे तो क्या करे भाई साहब। सालों से यही चला रहा है, पर अब इसे बदलना होगा। मैं बताऊंगा। कल आप सब गांव वाले, पशुपालक और मंडली के सदस्य सभी मिलकर आना। मैं बताऊंगा। कल आपने गांव में घूमकर जो देखा, उसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या हमारे गांव में पशुधन की हालत सुधर सकती है? क्या हमारी हालत सुधर सकती है? आपके तीनों सवालों का प्रत्युत्तर है हाँ। ये तीनों सवाल आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि पशुधन सुधरेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और तभी गांव भी सुधरेगा। पर कब? इतने उतावले मत बनो। पशुधन को अगर स्वस्थ बनाना है तो आप सभी को उनके आहार पर ध्यान देना होगा। पशुओं को चारा हम अच्छा ही देते हैं। पशुओं को ऐसा संतुलित आहार देना होगा जिससे वो स्वस्थ रहे। आमतौर पर आप जो 1 या 2 दाने खलियां एवं घास और सूखा चारा खिलाते हैं, उनसे प्रायः पशुओं का आहार असंतुलित हो जाता है। इसका मतलब है कि उनके आहार में प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज तत्वों तथा विटामिनों की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। असंतुलित आहार से
पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है तथा दूध उत्पादकों की भी डेयरी उद्योग से होने वाली शुद्ध आय में कमी होती है। पशुओं का राशन संतुलित करके देने से उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है तथा खर्चे में भी कटौती हो सकती है। पशुओं के आहार में ऊर्जा एवं प्रोटीन का स्तर तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, परंतु मिनरल्स की कमी अक्सर पाई जाती है, जिनको केवल मिनरल मिक्सचर द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और आप सबको मैं बता दूं कि आज सुबह मैंने जो गांव में देखा कि कोई किसान, आप में से कोई भी अपने पशुओं के आहार में मिनरल मिक्सचर नहीं मिलाता है, और मिनरल मिक्सचर पशु के आहार में एकदम जरूरी है। मिनरल मिनरल मतलब खनिज तत्व। ये क्या है? प्राणियों के शरीर में मिनरल्स का संतुलन बहुत जरूरी है। मिनरल्स ना मिलने पर या उसके कम मिलने पर शरीर में उसकी कमी हो जाती है। जैसे एक पक्का मकान बनाने के लिए ईंट, रेती, चूना, पत्थर, सीमेंट, पानी सभी की जरूरत पड़ती है, और इन सब का अपना अपना महत्व है। केवल ईंट या पानी से मकान नहीं बनता, सब कुछ चाहिए, और वो भी आवश्यक मात्रा में, न ज्यादा न कम। ऐसा ही एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, और पशुओं को अगर आवश्यक मिनरल्स मिलेंगे तो वो अपने ही फायदे की बात है। वैसे तो सभी मिनरल्स पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनमें से कुछ मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। आइए मैं इन मिनरल्स के बारे में संक्षिप्त में आपको बताता हूं। कैल्शियम दूध उत्पादन के लिए यह आवश्यक है। दांतों हड्डियों को बनाने और उन्हें ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है, और मांसपेशियों के लचीलेपन को बनाए रखने में कैल्शियम आवश्यक है। फास्फोरस दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है, दांतों हड्डियों को बनाने और मजबूत रखने के लिए आवश्यक है, और ऊर्जा के शरीर में इस्तेमाल होने के लिए आवश्यक है। सल्फर उपयोग में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में सल्फर काम आता है। कॉपर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, पशुओं की त्वचा, बाल के रंग, एंजाइम्स बनाने के लिए और सामान्य प्रजनन क्रिया को बनाए रखने में कॉपर काम आता है। जिंक शुक्राणुओं को बनाने के लिए, प्रजनन अंगों के विकास के लिए विटामिन ए को सक्रिय करता है, और विटामिन ए की कमी से पशुओं में नाम की बीमारी हो जाती है। मैंगनीज शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपयोग में एंजाइम्स को मदद करता है और सामान्य प्रजनन क्रिया को बनाए रखने में आवश्यक है। आयोडीन आयोडीन थायराइड हार्मोन्स बनाने में और शरीर के विकास एवं प्रजनन में बहुत आवश्यक है। कोबाल्ट शरीर में विटामिन B12 बनाने में और रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कोबाल्ट काम आता है। देखिए कि ये मिनरल मिक्सचर किस मात्रा में दिया जाता है। दूध देने वाली गाय और भैंसों को 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन दूध उत्पादन के अनुसार देना चाहिए। सूखी गाय भैंसों को 50 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। बछड़ों एवं बछड़ियों को 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर को दांतों या चौकर के साथ मिलाकर इसमें 15 से 20 ग्राम नमक मिलाकर दे सकते हैं। तो ये जानकारी थी मिनरल मिक्सचर के मात्रा के बारे में। एक कि चाप एवं दांत में खनिजों का स्तर बढ़ता रहता है, और अक्सर पशु के शरीर में मिनरल्स की कमियों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता।
इसीलिए पशु के आहार में मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल नियमित रूप से आप सबको करना चाहिए। अब संक्षिप्त में देख लें कि मिनरल मिक्सचर खिलाने के क्या क्या फायदे हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन शक्ति में वृद्धि करता है, दर कम होता है, बछड़ों की वृद्धि दर को बढ़ाता है, बच्चों की क्षमता बढ़ती है, चारे दानों का शरीर में बेहतर उपयोग होता है, स्वस्थ बछड़ों का जन्म होता है, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है और अगर क्षेत्र विशेष है तो अधिक किफायती एवं प्रभावी होता है। तो ये जानकारी मिनरल मिक्सचर के फायदे की। एनडीडीबी ने मिनरल मिक्सचर बना के कई प्लांट देश के कई राज्यों में डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में लगाए हैं। हम भी ये प्लांट एनडीडीबी की सहायता से अपने गांव की मिल्क यूनियन में लगा सकते हैं। आप सब एकजुट होकर अपने यूनियन में प्रस्ताव पारित करें। एक बार सहमति मिल जाने पर आप भी अपने यूनियन की मदद से मिनरल मिक्सचर का उत्पादन शुरू कर सकेंगे और फिर देखिए आपके गांव के पशुधन को फायदा होता है कि नहीं। और जहां पशु स्वस्थ गांव की समृद्ध। तो वो गई है मिलकर बनने का लेकिन गांव के 3-4 जवान भाई बच्चे गया और जिम्मेदारी एनडीडीबीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे। आपण आपल्याकडे सगळ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे, आपण हे सगळे व्हिडिओ त्या एनडीडीबीच्या वेबसाईटवर पाहू शकतो। धन्यवाद महेश, तुम्ही तुमच्या खास शैलीमध्ये आणि पशुपालकांच्या भाषेमध्ये अतिशय सुंदर असं सतत